वेलकम टू स्टडी हब 24/7। सो आज बेसिकली हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कोविड-19 पे। शॉर्ट ग्लॉसीज हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए इसका हम डिस्कशन करते हैं। तो कोविड-19 का जो टर्म था वो कॉइनेट कहाँ से किया गया था? आपका WHO ने कॉइनेट किया गया था। अब यहाँ पे बात करते हैं 11 फरवरी 2020 को WHO ने इसका नाम दिया और ये कोरोना वायरस जो था बताया कि ये कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ था? चाइना था। अब बात करते हैं कोविड-19 का एब्रीवेशन की बात करते हैं। तो कोविड-19 के एब्रीवेशन में हम देखते हैं को स्टैंड किसके लिए होता है? कोरोना। VI स्टैंड फॉर वायरस एंड D स्टैंड फॉर डिसीज़। अब न्यूमरल जो वैल्यू है उसको किस लिए किया जाता है? अब कोविड-19 कब पहली बार हुआ? तो हमारा 2019 में हुआ, तो इसीलिए ईयर जो है, ईयर से ही हम 19 नाम दे दिया गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगले टॉपिक पे। अब ये यहाँ पे देख रहे हैं हम कोविड-19 का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं ICTV। अब ICTV में होता क्या है? इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। अब जैसे कि WHO था, ऐसे ही एक और संस्था है ICTV, तो इसने भी एक नाम दिया। इसने नाम क्या दिया? सार्स कोविड सेकेंड। इसने क्या नाम दिया? सार्स कोविड सेकेंड। इसने भी नाम दिया आपका 11 फरवरी 2020 को। अब दोनों अलग अलग संस्था हैं और दोनों ने क्या दिया? अलग अलग नाम दिया। अब एपिडेमिक और पेंडेमिक की बात करते हैं। एपिडेमिक पर्टिकुलरली एरिया, रीजन और जोग्राफिकल एरिया में फैलता है, उसको हम एपिडेमिक कहते हैं। और पेंडेमिक जो वर्ल्ड लेवल पे फैलता है उसको हम पेंडेमिक कहते हैं। और हम बात करते हैं पेंडेमिक में, तो ये 30 जनवरी को अनाउंस किया गया WHO की तरफ से पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कोविड-19 को, और उसके बाद 11 मार्च को इसको पेंडेमिक घोषित कर दिया गया। देखते हैं आर नॉगट की बात करते हैं। आर नॉगट क्या है? बेसिकली एक स्केल है जिससे हम पता चलता है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है कितने को इन्फेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ आर नॉगट से रिलेटेड स्केल के बारे में। H1N1 में देख रहे हैं कि ये एक फुली और एक पार्शली इंसान को इन्फेक्टेड कर दे रहा है। अब वैसे ही कोविड-19 की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोविड-19 में आपका 2 फुली और एक पार्शली को इन्फेक्टेड कर देते हैं, तो स्केल होगी। अब कोमोर्बिडिटीज़ की बात करते हैं। कोमोर्बिडिटीज़ में बेसिकली हमारे जितनी भी जो लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, या फिर जितने भी डायबिटीज़, शुगर हो गया आपका, बहुत सारी हाइपरटेंशन, BP, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उनका जो ऑर्गन होता है एक्चुअली वो बहुत मतलब कि कम वर्क करता है, तो उनको सबसे ज़्यादा खतरा होता है आपका कोरोना वायरस से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सारी डिसीजेज़ हैं, इनसे जो ये डिसीजेज़ जिनको होती हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो उनका ऑर्गन है वो फिट आदमी के कंपैरिजन में कम वर्क करता है। आगे बात करते हैं ट्रांसमिशन की। एक आदमी से दूसरे आदमी तक कोरोना वायरस फैलता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन के सोर्सेज क्या हैं? लाफिंग, कफिंग एंड स्नीजिंग है। आगे बढ़ते हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन। कम्युनिटी ट्रांसमिशन में ये होता है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग नहीं कर पाते हैं, हमें पता नहीं होता है कि कोरोना वायरस कहाँ है, किस फॉर्म में है, और ये फुली जो फैल चुका रहता है तो हमें डिटेक्ट नहीं कर पाते, उसी को हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी ट्रांसमिशन। जैसे कि किसी फूड पैकेट में आ गया या फिर कोई डोर हैंडल में हो गया, तो इसी को हम क्या नाम दे देते हैं? कम्युनिटी ट्रांसमिशन। आगे बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की बात करते हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आपका देखते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं और मॉनिटर करते हैं कि जो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में जो पर्सन आया है उसी को हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहते हैं। सुपर स्प्रेड में होता है। अब सुपर स्प्रेड में ये होता है कि किसी इंडिविजुअल में वो क्षमता होती है कि जो काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इन्फेक्ट कर पाए, उसी को हम क्या कहते हैं? सुपर स्प्रेड कहते हैं। अब इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट की बात करते हैं। अब इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट में होता क्या है? अब बेसिकली इसमें होता ये है कि एक्चुअली वायरस फैला है तो उसकी वजह से डेथ हो रही है, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में नहीं है और डेथ हो जा रही है टेस्ट से पहले, तो उसी को हम क्या नाम दे देते हैं? इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट। अब केस फेटेलिटी रेट, इसमें एक्चुअली हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि कितने केसेस हैं।
कितने केसेस हैं और कितनी उसमें से मौतें हुई हैं, कितने केसेस कंफर्म हैं और कितनी उसमें से मौतें हुई हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा थेरेपी की बात करते हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी में बेसिकली होता क्या है, अब देखिए होता क्या है कि कोविड-19 पेशेंट है, अब वो जब रिकवर होता है तो रिकवर होता है, क्यों रिकवर होता है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ ज़्यादा होती हैं तो जनरेट करती हैं। अब उसी का ब्लड लेके जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें ब्लड को इंजेक्ट किया जाता है, और यही प्लाज्मा थेरेपी पे काफ़ी सारे रिसर्च हो रहे थे, लेकिन अब इस थेरेपी को बैन कर दिया गया क्योंकि इसका कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। अब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बात करते हैं तो ये एंटी मलेरिया ड्रग है जो कोरोना के पर्पस में, मतलब ट्रीटमेंट के पर्पस में इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी इस पे आपका WHO ने बैन जो था लिफ्ट कर लिया है, हटा लिया है। फ्लैटरिंग द कर्व, जब बेसिकली फ्लैटरिंग द कर्व ये होता है कि जब टोटल केसेस ज़ीरो हो जाते हैं, जो पीक पर केसेस होते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं, उसी को हम फ्लैटरिंग द कर्व कहते हैं। अब बात करते हैं इम्यूनिटी की, बात करते हैं हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं। हर्ड इम्यूनिटी में होता क्या है, जब हमारा कम्युनिटी लेवल पे इम्यून होने लगे लोग, जब ठीक होने लगे लोग, तो उसी को हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे 3 स्टेजेस में दिखा रहे हैं, इसमें क्या है, नो इम्यूनिटी, सम इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी में इक्का दुक्का लोग ही जो वायरस से संक्रमित हैं। अब हम बात करते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की। तो बेसिकली ये डॉक्टर्स और हमारे जितने कोरोना वॉरियर्स हैं उनको बचने के लिए पर्सनली कोरोना वायरस से, क्योंकि वो ट्रीटमेंट में वो हमेशा कोरोना वायरस के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए ही ये सूट का इस्तेमाल किया जाता है, इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना